तो यहां तक हमारा कॉन्ट्रैक्टेड होने के बाद में अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर 1 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है, अगर आप वहां जाते भी हो तो एक बार इसको स्किप करो, ये बाद में करेंगे। लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, द होल लॉ एग्रीमेंट, ये सब फर्स्ट पेज हम लास्ट में करेंगे। अग्रीमेंट क्या होता है पता चल गया। व्हाट इज अग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस लॉफुल कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट। ऑफर, इनके सेक्शंस आपको लर्न करने हैं, 2 सीरीज के सेक्शन सारे लर्न करने हैं। दैट इज 2A ऑफर का है, 2B प्रॉमिस का है, 2B फिर से एक्सेप्टेंस। ओके, एनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब आप उसको लागू कर देते हो, लागू करने को एनफोर्सिबिलिटी बोला गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट? समझ आया एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस क्या है? एग्रीमेंट का मतलब जहां पर लीगैलिटी अभी मिसिंग है, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जहां पर प्रॉपर लीगैलिटी या रिटर्न में हो चुका है। ये आपको डिफरेंस पढ़ना है। एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 ने बताया आपको, ये सब आ गया है समझ, ये लिखा हुआ है हमें पहले से। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस और एग्रीमेंट्स ऑन द बेसिस सर्टेन बेसिस। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस। इनको हम डिस्कस करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव द बुक्स, नोट्स होंगे आपके पास, तो हम थोड़ा सा इसको क्लियर करना शुरू करते हैं। सबसे पहला वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट। कुछ रिपीट कर रहे हैं। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? द वन विच वाज गुड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन बट विच कुड नॉट मेड द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सका। ठीक है, कोई भी एक्स वाई रीजन, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट ले लो आप, कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी मेजर दूसरी माइनर थी, तो वो क्या हो गया? वॉइड एग्रीमेंट, वो वैलिड में नहीं जाता। फिर आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट, इसके भी हम कर चुके हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसको समझते हैं। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन वी यूज द वर्ड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट विच एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन वाज वैलिड। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्मेशन के टाइम पे वैलिड था, बट एट द टाइम ऑफ एनफोर्सेबिलिटी इट बिकेम इनवैलिड। एग्जाम्पल, सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आज आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया दैट सर आपको मुझे हर महीने 10 kg राइस सप्लाई करना है। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आप पाकिस्तान के लाहौर में रहते हो और अब मैं इंडिया के दिल्ली में रहता हूं। आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आपको हर महीने 10 kg राइस सप्लाई करने हैं। क्लियर? जनवरी टू दिसंबर, जून तक 6 महीने तक मैंने आपको राइस सप्लाई कर दी। जुलाई के अंदर 1 जुलाई को इंडिया और पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हो गया। हम आपस में बन गए एलियन एनिमी। ऐसे देश जिनके आपस में लड़ाई होती है, गवर्नमेंट डिक्लेयर वॉर करती है, तो वो क्या हो गए? एलियन एनिमी। जैसे ही हम एलियन एनिमी कंट्रीज हुए, आपस के सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए? खत्म। कॉन्ट्रैक्ट ओवर, नॉट वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गए कि अब आप वहां पर सप्लाई करोगे अगर, तो वो क्या है? इलीगल सप्लाई है। इंडिया का कोई भी आदमी पाकिस्तान के साथ बिजनेस रिलेशन रखेगा तो वो क्या है? इलीगल। तो नाउ कमिंग बैक टू द एग्जांपल, मुझे आपको 12 महीने 12 मंथ्स तक राइस सप्लाई करने थे, 6 मंथ्स किए मैंने, टाइम ऑफ फॉर्मेशन वैलिड था, बट जुलाई के अंदर जाके अगर अब मैं आपको राइस सप्लाई करूं तो क्या हो गया? ये इनवैलिड, मतलब वॉइड हो चुका है। अगर अब करूंगा तो इलीगल। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? राइस सप्लाई करना इलीगल हो गया। Those contracts which are valid at the time of formation but invalid due to certain circumstances in future, वो क्या हो जाते हैं? void contract। सर void का मतलब क्या होता है? void ab initio, शुरुआत से गलत। बट इसमें void ab initio वर्ड नहीं आएगा क्योंकि शुरुआत में ये सही था। क्लियर है ये? void contract कौन से होते हैं? A threaten B to Okay. X, a famous singer, agreed to sing an album for the musical company. Unfortunately, suffered from throat cancer and could not be allowed by the doctor to perform. डॉक्टर ने उसको मना कर दिया कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। Here the contract is void. Is that clear? कोई सवाल? ओके, फिर आता है आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट में करवा चुका हूं पहले, आपको नाम अलग लिखा है। अनएनफोर्सेबल का मतलब होता है जो लॉ में एनफोर्स नहीं किए जा सकते हैं। Where a contract is good in substance but become unenforceable due to some technical defect. Suppose किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप नहीं लगी हुई। डू यू अंडरस्टैंड स्टैंप? कॉन्ट्रैक्ट पे स्टैंप लगानी पड़ती है ना। किसी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी वजह से स्टैंप नहीं लगी,
स्टैंप नहीं लगने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ सही है, बट उसको एनफोर्स मतलब उसको थोपा, इंपोज या लागू नहीं किया जा सकता, वो अनएनफोर्सेबल है। सपोज एग्जांपल, एक्स ड्रॉ ए प्रॉमिसरी नोट विदाउट द स्टैम्प। तो प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ करना गलत तो नहीं है, प्रॉमिसरी नोट तो बनाना गलत नहीं है, वैलिड है ना बनने के टाइम पे, और आपका हमारा रिलेशन भी वैलिड है, तो वो बनने के टाइम सही है। विदाउट द स्टैम्प इट इज नॉट एनफोर्सेबल, बट फर्दर आफ्टर 1 वीक ए केम टू नो अबाउट द मिस्टेक एंड स्टैम्प इट एंड इट बिकम एनफोर्सेबल। इसका नहीं क्यों लिखा गया ये लाइन समझो। देखो, अनएनफोर्सेबल को क्या एनफोर्सेबल किया जा सकता है? एग्जाम का क्वेश्चन, कैन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बी मेड एनफोर्सेबल? मोस्टली 99% बच्चे करके आते हैं नो, क्योंकि उनको दिमाग में रहता है अनएनफोर्सेबल इक्वल्स टू वॉइड, और वंस इट इज वॉइड मतलब शुरुआत से रिपेयर दिस पेन। याद है, एक एग्जांपल देता हूं मैं, अनएनफोर्सेबल मतलब वॉइड, शुरुआत से गलत। सर जो चीज शुरुआत से गलत है वो ठीक कैसे हो सकती है, ये उनके दिमाग में रहता है। वॉइड इज डिफरेंट, अनएनफोर्सेबल इज, अनएनफोर्सेबल आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which have certain technical defect which can be made correct also. Clear? एक आता है void, void मतलब शुरुआत से गलत है और उनको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। चले आगे, चले आगे। एक आता है अगला इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं ये सुनिए। इलीगल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स, या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं है, इलीगल एग्रीमेंट लिखा है। इलीगल एग्रीमेंट्स आर दोज एग्रीमेंट्स which whose object is not legal, which is illegal. Suppose murder, murder could be illegal. एक एग्जांपल ध्यान से सुनना भी, यहां पर 2-3 चीजें कवर करनी है मुझे, सुनो। इलीगल लिख लिया, इलीगल आर दोज which are whose object is illegal। नॉट लीगल को वापस ले लो वर्ड को, रीजन। लीगल और नॉट लीगल के बीच में भी बहुत कुछ होता है। एवरीथिंग विच इज नॉट लीगल इज नॉट इलीगल। हर एक चीज जो लीगल नहीं है वो इलीगल नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ज्यादा गहराई में चला गया, वापस आते हैं। एग्जाम्पल छोटा सा देके समझा देता हूं। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना लीगल नहीं है, माइनर लीगली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर ले तो इलीगल नहीं है वो। उसके बीच में और भी चीजें होती है, वॉइड। एक बार फिर से दोबारा से, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज हुज ऑब्जेक्ट्स आर इलीगल, जिसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इलीगल। ऐसा नहीं बोलेंगे नॉट लीगल, नॉट लीगल में गलत हो सकता है। क्लियर? ओके, तो सपोज एक एग्जांपल समझते हैं ऐसा। मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मिस्टर एक्स मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, आप मिस्टर वाई का मर्डर कर दो। डन। ठीक है, ये पहले कह रहा है डन है, टेंशन नहीं। बट अब मिस्टर एक्स को मर्डर करने के लिए एक चाकू चाहिए बढ़िया सा। उस चाकू को खरीदने के लिए वो मिस्टर जेड के पास गया। ठीक है, अब यहां पर इसने जेड को नहीं बताया कि क्यों चाहिए, उसने कहा मुझे एक चाकू चाहिए। मिस्टर जेड ने बोला आई चार्ज यू ₹500 और मैं आपको एक बढ़िया सा चाकू दे दूंगा जिससे कोई भी चीज कट सकती है। ठीक है, ही सेड ओके फाइन। मिस्टर जेड को लगा कि शायद एक किचन में काम करने के लिए चाकू मांग रहा है। ठीक है, अब सवाल उठता है मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट लीगल है कि नहीं? मेरा और इनका मर्डर का कैसे लीगल है? तो ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्ट, वो इलीगल है ना। और मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड चाकू का कॉन्ट्रैक्ट, उसको वर्ड बोला जाएगा कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट, कोलेट्रल अग्रीमेंट। कोलेट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो खैर हुआ ही नहीं, कोलेट्रल अग्रीमेंट। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव। मेन के लिए सपोर्टिव को क्या वर्ड यूज करेंगे? कोलेट्रल। अकाउंट्स में इसका अलग मीनिंग होता है। कोलेट्रल गिरवी रखने को करंट एसेट्स के लिए खाली वर्ड यूज होता है। यहां पर कोलेट्रल किसको समझ आया? अब सवाल आता है, माय क्वेश्चन टू यू इज, मेरा और इनका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड इलीगल है। व्हाट अबाउट मिस्टर एक्स एंड मिस्टर जेड कॉन्ट्रैक्ट? सर इसमें 2 एरो आएंगे। इफ मिस्टर जेड नोज कि वो मर्डर के लिए है और मिस्टर एक्स डजंट नो मर्डर के लिए, इन्होंने मर्डर कर दिया, मैंने इनको 10,000 रुपए नहीं दिए, क्या ये रिकवरी कर सकते हैं? नहीं। क्या वो अपने चाकू के 500 रुपए रिकवर कर सकता है? डिपेंड, वेट, डिपेंड। अगर इनको पता है मर्डर के लिए तो नहीं,
अगर इनको नहीं पता वो पार्टी इनोसेंट है तो हाँ, ठीक है, ये पूरा है इलीगल का मैटर। इज दैट क्लियर? एवरीथिंग विच इज इलीगल इज वॉइड, बट वेयर एज एवरीथिंग विच इज वॉइड इज नॉट इलीगल। ट्रू और फॉल्स? चलो रिपीट वंस मोर, ध्यान से सुनो, एग्जाम का क्वेश्चन। Everything which is illegal is always void, whereas everything which is void is not always illegal. True or false? फिर से एक बार और ध्यान से। Everything which is illegal is always void. Okay, digest आगे। Whereas everything which is void not necessarily be illegal. पक्का? हर एक चीज जो इलीगल है वॉइड तो श्योर है, बट हर एक चीज जो वॉइड है वो जरूरी नहीं लीगल। मैंने अभी समझा दिया था आपको कि लीगल नॉट लीगल के बीच में एक और चीज होती है वॉइड। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बट वो इलीगल नहीं है। इज इट क्लियर? मर्डर के लिए क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है, फॉर श्योर वो वॉइड है। क्लियर? पढ़े अब इसको। When the object or consideration of an agreement is unlawful, it is said to be illegal agreement. Such agreement is void. The object or consideration is said to be unlawful if it is forbidden by the law, और इस सच्चा नेचर के अगर परमिट कर दिया गया तो लॉ आपकी टूट जाएगी। इज फ्रॉडुलेंट, इन्वॉल्व्स, इंप्लाइज इंजरी टू एनी अदर पर्सन, कोर्ट रिगार्ड इट इमोरल, मतलब मोरालिटी के अगेंस्ट है, अनैतिक है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एक्सेट्रा। ये वॉइड एब इनिशियो होते हैं, शुरुआत से गलत होते हैं। एक्स एग्री टू पे ₹1 लाख टू वाई टू मर्डर जेड, समझ आया? टू मर्डर जेड, it is an illegal agreement as it injures to Z and forbidden under Indian Penal Code IPC. All agreements are void because ये मैंने बता दिया आपको, नीचे वाली लाइन पढ़ लो। क्लियर? फिर आता है एक्सप्रेस, समझ आ गया? इंप्लाइड समझ आ गया? क्वाजी समझ आ गया? लिख भी लिया शायद आपने। फिर आज का आगे का करते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अंडरस्टैंड? वैसे पढ़ा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पहले मैं समझा चुका हूं ये चीज, बट बाकी दोबारा समझो इसको क्या कहते हैं। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी को रटना नहीं, ऐसे समझो। जब एग्जीक्यूटेड वर्ड बोलते हैं तो वहां एसेंस किसका आ रहा है? एग्जीक्यूटेड, जो पास्ट टेंस आ रहा है, हो चुका है। इसका मतलब एग्जीक्यूटेड का मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। सपोज You paid me the fees and I completed the course. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? जब सारी पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे तो वो कौन से है? क्लियर? वेयर ऑब्लिगेशन ऑफ एनी पार्टी इज पेंडिंग, एग्जीक्यूटरी होता है। क्लियर? एग्जीक्यूटरी दो टाइप के हैं। एन एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वन विच देयर इज पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन इन फ्यूचर, and thus a contract which is partially performed, उसको क्या partially या thus a contract which is partially performed or wholly unperformed is called as executory। ये कितने टाइप के हुए? दो, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बायलेटरल। यूनिलेटरल वर्ड ही किस लिए यूज होता है? बायलेटरल, मल्टीलेटरल, मोर देन टू, ज्यादा के लिए। तो मल्टीलेटरल नहीं कर रही, यूनिलेटरल मतलब समझो सर जहां एक पार्टी का परफॉर्मेंस पेंडिंग है तो वो क्या है? अगर आप ध्यान से देखते हो उधर एक वर्ड क्या लिखा है? पार्शियली परफॉर्म। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पार्शियली परफॉर्म्ड है। पार्शियली परफॉर्म मतलब पार्शियली आधा हुआ तो आधा नहीं हुआ ना, तो पार्शियली परफॉर्म का मतलब क्या है? इधर पार्शियली अनपरफॉर्म भी तो है, तो पार्शियली अनपरफॉर्म को मैं यहां ले आऊं यूनिलेटरल में। वेयर परफॉर्म, यू पेड मी द फीस बट आई डिड नॉट कंप्लीट द कोर्स हियर, देन इट इज यूनिलेटरल। एग्जीक्यूटरी यूनिलेटरल, ना तो आपने फीस पे की पूरी, ना मैंने पूरा कोर्स करवाया, ये क्या है? बायलेटरल। आपकी भी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, मेरी भी परफॉर्मेंस पेंडिंग है, तो वो किस में आ गया? क्लियर? आगे थोड़ा आपका काम है ये पढ़ने, आपको कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस बता सकते हो, ये आपको घर से पढ़ के आना है। कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का डिफरेंस हो सकता है? चलिए, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग मैंने समझा दिया आपको, ठीक है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल वैसे तो नहीं लिखा कहीं पर,
आगे आएगा थोड़ी देर में, बट वॉइडेबल आपको समझ आ गया। कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ, मैंने बताया था ना, अग्रीव्ड मतलब नॉट सेटिस्फाइड, जो बाइक वापस दे रही थी पार्टी। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट्स। ये कोलेट्रल जो वर्ड था ना, उधर नहीं लिखा था, इधर देखो। एन एग्रीमेंट कोलेट्रल टू द वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली वॉइड। जरूरी नहीं कि वो गलत हो, वो सही भी हो सकता है। यहां थोड़ा सा आधा लिखा है, पूरा यहां नहीं लिखा, आगे आएगा पूरा। एन एग्रीमेंट विच इज कोलेट्रल टू इलीगल इज ऑलवेज वॉइड। वो हमेशा वॉइड होगा, बट मैंने आपको वॉइड प्लस इलीगल भी बता दिया था। हम यहाँ अज्यूम क्या किया, यहां पर अज्यूम किया है कि उसको पता है कि मर्डर के लिए चाकू यूज हो रहा है, तो वो वॉइड प्लस इलीगल मानना। आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जो मैंने बातें करी आपसे भी वो सारी आ गई। एक वर्ड आएगा जो नई चीजें समझने के लिए, रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब एज मच एज अर्न। मतलब आपने एक कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हर फ्लोर के 50 लाख रुपए, 3 फ्लोर बनाने, तो टोटल 1.5 लाख हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। उसने एक फ्लोर बना के बोला अब मैं नहीं करूंगा आपके साथ काम। क्या आप उसको 1 रुपया भी नहीं दोगे? कितना दोगे? एक फ्लोर बनाया उसने, कितना दोगे? 50 लाख। तो उसका क्या मतलब है? एज मच एज अर्न। सर जितना काम किया उतने पैसे दे दो, एज मच एज अर्न। एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी का मीनिंग फिर ये बातें हमने जो करी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाली, व्हाट इज एग्रीमेंट? ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एग्रीमेंट हो गया। ठीक है, एग्रीमेंट डिटेल में बाद में आएगा। एग्रीमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, मतलब होता है एक होता है ना सिंगुलर, प्लूरल। ये प्लूरल का मतलब क्या हुआ? और एक वो चाहिए होता है सेंसेस एटेंड, मतलब मीटिंग हो। ये 2 चीजें चाहिए रहता है। क्लियर है? okay. अच्छा, अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक आज का करेंगे, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट। फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जाएंगे हम। ओके, ध्यान से सुनो। 2 वर्ड सीखने आपको फ्यूचर में कई बार, आपको नेक्स्ट इंटर लेवल पे जब आप जाते हो या जिस भी लेवल पे पढ़ाई करते हो आप कभी, उसमें आपको बड़े बार बार वो वर्ड्स को समझने के लिए काम आते हैं, यहाँ इजी लगेंगे वो। 2 वर्ड आते हैं, एक होता है राइट, एक होता है ऑब्लिगेशन। इनको समझते हैं अच्छे से। राइट को हिंदी में बोलते हैं आपका अधिकार, ऑब्लिगेशन को बोला जाता है दायित्व। हिंदी में दायित्व है, मतलब ड्यूटी, करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। ऑब्लिगेशन, यू हैव टू, लीगली आप बाउंड हो करने के लिए। और राइट का मतलब आपका अधिकार है, आपको करो। सपोज एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। यू पेड मी द फीस फॉर द क्लासेस। आपने फीस पे की, तो 2 चीजें क्रिएट होती है दोनों पार्टी की। हर एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी की 2 चीजें क्रिएट होती है। क्लियर? आपने मुझे फीस पे की तो 2 चीजें क्रिएट होती है आपकी। चलो फीस नहीं, आपको और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना कि सर आप मुझे क्लासेस करवाएं, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। आपकी भी 2 चीजें क्रिएट होगी, मेरी 2 चीजें, राइट ऑब्लिगेशन, राइट ऑब्लिगेशन। आपका राइट आता है क्लास अटेंड करना, लेक्चर अटेंड करना, और आपका ऑब्लिगेशन होता है फीस पे करना। मेरा राइट होता है फीस लेना, मेरा ऑब्लिगेशन होता है क्लास देना। क्लियर? आप एक शोरूम पे गए, आप शॉपर स्टॉप गए, वहां पर आपको शर्ट खरीदनी थी, ठीक है? आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, आई वुड लाइक टू परचेज एक्स शर्ट, कोई भी एक टाइप की शर्ट लेनी। उस केस में आपका राइट है उस शर्ट की डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, वो शर्ट लेना आपका राइट है, और आपका ऑब्लिगेशन है पे करना। और शॉपर स्टॉप का राइट है पैसा लेना, और ऑब्लिगेशन है आपको सही हाल में जो प्रॉमिस किया गया था वैसी ही शर्ट दे। आया समझ? राइट और ऑब्लिगेशन इजी है। राइट ऑब्लिगेशन आगे समझ, आगे एक एग्जांपल लिखकर चाहो तो पढ़ सकते हो। 10,000 रुपए में गाड़ी बेचने का सौदा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस केस में क्या है? गाड़ी देना मेरा फर्ज
ऑब्लिगेशन है और पैसा लेना मेरा राइट है, आपका पैसा देना और गाड़ी की डिलीवरी। बस एक छोटी सी चीज और करते हैं, ये क्योंकि आज हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में पूरा दोबारा करना पड़ेगा हमें। आगे पढ़ते हैं। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझो एग्जांपल के साथ। सर ऐसे दो टाइप के एग्रीमेंट्स होते हैं जो कभी भी लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। दो ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो चाहकर भी कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। कौन से? पहला होता है सोशल नेचर, एक होता है डोमेस्टिक नेचर। हो चुका है। there are two types of contracts which will never be converted into, there are two types of agreements which will never be converted into contract. First is social. Social agreements are those which are between close friends and relatives. Clear? Like मैंने एग्जांपल दिया कि आपका बर्थडे और आपने अपने दोस्तों को बोला कि I'll give the party tonight. आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपको बोला कि I'll take you for a movie tonight, और अगर वो पार्टी ना दे, मूवी ना लेके जाए, कैन यू सू देम? क्या आपकी इंटेंशन थी वहां पर लीगल बनाने की? तो आप कहां तक रह जाओगे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एसेंशियल में आप फॉल करने में एक पॉइंट छूट रहा है आपका। याद है सेकंड लास्ट पॉइंट था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वो मिसिंग था ना वहां पर। आपकी उस वक्त लीगल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन नहीं थी, आप उनको कोर्ट नहीं ले जाओगे। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सोशल कौन से होते हैं? क्लोज रिलेशन या फ्रेंड्स रिलेटिव्स के बीच में वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। आया समझ? और एक दूसरा होता है डोमेस्टिक नेचर। डोमेस्टिक वर्ड किससे याद रखना है? डोमेस्टिक वायलेंस, है ना? डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता वो, बट डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते बेसिकली घरेलू, हिंदी में बोला कि घरेलू, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में। एक एग्जांपल मैंने इसका भी दे दिया आपको, नेकलेस वाला। If the husband says to wife, cook me good food tonight and I'll give you the diamond necklace, and she cooks the good food, and if he doesn't bring the diamond necklace, in that case the wife cannot take the husband to the court. वो कभी भी कोर्ट नहीं ले सकते, क्योंकि उस टाइप के रिलेशनशिप में आपका कभी भी कोर्ट जाना, जब तक मैरिज सबसिस्ट करे नहीं, मैरिज के और डाइवोर्स के बाद में ये हो तो। एक इसका ना मैं केस बताता हूं आपको, ये इसमें देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। आपकी बुक में से वो केस उड़ा दिया मुझे लग रहा है। आई थिंक कुछ न्यू बुक्स में से वो केस हटा दिया। ठीक है, ओके, मैं केस शेयर करता हूं आपके साथ। केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस है। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में क्या था, ध्यान से सुनो, क्योंकि बुक में आई थिंक आगे पीछे कहीं पर हो, पहले यही था, हटा दिया होगा शायद। बेल्फर वर्सेस कौन से पेज पे है? इसमें नहीं। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में क्या था, सुनो ध्यान से। बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस में ये था, मिस्टर बेल्फर और मिसेस बेल्फर वर हैप्पीली मैरिड। मिस्टर बेल्फर जो है वो लंदन में रहते थे, एक प्रॉपर लंदन के अंदर जॉब करते थे, और मिसेस बेल्फर किसी साथ के छोटी जगह पर रहती थी अपने उधर, और हस्बैंड उनको मंथली बेसिस पे कुछ पैसे पे करते थे, बेसिकली फैमिली या लाइफ जीने के लिए। वो उधर कमाते थे और उधर अपने, आप कह दो कि जैसे अपने होता है ना छोटे गांव में साथ में, तो साथ के किसी टाउन में रहते थे। चल रहा था इनका काफी सालों से ये, दैट मिस्टर बेल्फर वाज वर्किंग इन द सेंट्रल लंदन, एंड वो अपना पैसा भेजता था जिसको मंथली आप अपना घर चलाओ। आफ्टर सम टाइम मिस्टर बेल्फर गॉट टू नो दैट शी इज डिसलॉयल टू हिम। मिसेस बेल्फर इज डिसलॉयल टू मिस्टर बेल्फर। ही स्टॉप्ड सेंडिंग द मनी टू हर। उन्होंने वो पैसा देने से मना कर दिया कि मैं पैसे आपको नहीं दूंगा। ऑन दिस मोमेंट मिसेस बेल्फर वेंट टू हाउस ऑफ लॉर्ड। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब वहां का कोर्ट। शी वेंट टू कोर्ट, हाउस ऑफ लॉर्ड, एंड सेड दैट माय हस्बैंड इज नॉट सेंडिंग मी मनी। कोर्ट ने कहा होल्ड ऑन, हम हस्बैंड वाइफ के लफड़ों में बीच में, पर हमारे नहीं निपट रहे, हम कहां से पढ़े? ठीक है, कोर्ट ने कहा मैं हस्बैंड वाइफ के बीच के लफड़ों में नहीं पड़ते। समझ आया कि ये सोशल नेचर का एक अग्रीमेंट है, और आप इसके बेसिस पे इनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हो। बट इफ द मैरिज वुड नॉट सबसिस्ट, मतलब अगर उनके बीच में डाइवोर्स हो जाए और मेंटेनेंस मनी या अलूमनी मनी या मंथली जो गुजारा भत्ता कुछ पैसा मिलता है, अगर वो पैसा ना दिया जाए, तो क्या वाइफ या हस्बैंड इधर, क्या वो
आपको कोर्ट में ले जा सकते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम यू आर अ स्ट्रेंजर। ऐसा नहीं बोलता माई एक्स हस्बैंड, वो ह्यूमन मेड है। लॉ में एक्स हस्बैंड नाम की, एक्स वाइफ नाम की कोई टर्म नहीं। इज इट क्लियर? क्या तब ले जा सकते हैं क्योंकि उस टाइम आप हस्बैंड वाइफ नहीं हो, इस केस में ले जा सकते। तो ये था डोमेस्टिक वाले का एग्जांपल, याद रहेगा? क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट आगे देखें तो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये मैं सब बता चुका हूं आपको पहले, कि जब पढ़ोगे ना प्री कंसेंट, पार्टी लीगली कैपेबल, बता चुका हूं मैं आपको सारा, पढ़ना है आपको बस। ऑफर और प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहां से थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा यहां से नेक्स्ट क्लास। कोई सवाल है यहाँ तक? थैंक यू वेरी मच।